हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेज। तो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो नाम कहते हैं ना, नाम में ही सब है। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी यानी स्थिर माने रुका हुआ, रेस्ट, ठहरा हुआ, और वैद्युतिकी माने विद्युत यानी विद्युत। हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है और आवेश पर विद्युतीय बल या वैद्युतिकी निर्भर करता है। तो स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा क्या हुआ? तो भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्थिर आवेश क्या है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे आवेश क्या है। ठीक है, और आवेश जानने से पहले ये जानते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसके लिए हमें पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन थ्योरी जानना होगा। आप पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ भी चुके होंगे, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में इलेक्ट्रॉन थ्योरी, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता है, इसलिए उसको फिर से हम बताने जा रहे हैं। हम पहले इलेक्ट्रॉन थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आवेश क्या है, आवेश का मात्रक क्या होते हैं, आवेश का सूत्र क्या होता है, उसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल बनाएंगे और सारे परिभाषाओं को मैं लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले समझेंगे, उसके बाद मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और हर कण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और हर अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। अर्थात इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में परमाणु तो हैं निश्चित रूप से, और परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे गदर फिल्म का मेन हीरो सनी देओल है, रामायण में मेन रामचंद्र जी हैं, उसी तरह विद्युत में मेन नायक का सीन होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए हम लोग देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो आप सभी जानते हैं कि परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसको मैं पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन थ्योरी को लिख दूंगा, फिर आवेश का परिभाषा, जो भी टॉपिक आएगा उसको पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद बोर्ड पर लिख दूंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं आवेश होता है माइनस, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर शून्य, अर्थात न्यूट्रॉन जो है पर कोई आवेश नहीं होता है। एक चीज़ आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में अगर इस परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स है कि 10 प्रोटॉन भी होंगे। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या ही होती है, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। मतलब सामान्यतः परमाणु न धनावेशित होता है और ना ही ऋणावेशित होता है। तो फिर न धनावेशित है न ऋणावेशित है, तो फिर आवेश कहाँ से आया? तो देखिए, जब किसी पदार्थ को, एक मजबूत पदार्थ को किसी कमजोर पदार्थ से घर्षण कराते हैं तो क्या होता है? टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। जैसे एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ ये है, इसमें भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स है कि 20 प्रोटॉन भी होंगे। तो इन दोनों को आपस में हम घर्षण कराएं अर्थात रगड़ें, तो मान लीजिए ये कमजोर पदार्थ है तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 25। इसका 5 चला गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 5। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो पहले क्या था? 20 माइनस और 20 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस। लेकिन अब माइनस वाला 5 बढ़ गया है। ठीक है, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस आवेश।
पहले इस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन माइनस वाला 5 आ गया है, क्योंकि प्लस वाला 20 है और माइनस वाला 25 है, तो माइनस वाला 5 बढ़ गया, इसलिए जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर माइनस आवेश। और इसमें देखिए पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, यानी 10 माइनस और 10 प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला 5 ही है, जबकि प्लस वाला अभी भी 10 है, तो प्लस वाला माइनस से 5 ज़्यादा है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर प्लस, जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उस पर धन आवेश। और कितना धन आवेश, तो जितना इस पर ऋण आवेश है उतना ही इस पर धन आवेश है। अगर कोई 20 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 20 माइनस, और कोई 20 इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर 20 प्लस। ठीक है, देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर माइनस आवेश। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि अब ये दोनों पदार्थ, ये दोनों परमाणु, ये अब आवेशित हो गए हैं, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। तो इस तरह से आवेश की उत्पत्ति होती है। वैसे आवेशन की 3 विधियां हैं, घर्षण विधि, संवहन विधि और प्रेरण विधि। इन 2 विधियों का, जैसे कि संवहन विधि और प्रेरण विधि की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं घर्षण विधि का। बहुत समय पहले, सबसे पहले थेल्स ने इसका प्रयोग किया था। 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा था, और रगड़ने के बाद उन्होंने महसूस किया था, देखा था, प्रयोग किया था कि उनमें आकर्षण की एक शक्ति आ गई है। जैसे आप कलम को अपने केस से रगड़ते हैं और देखते हैं कि छोटे कलम में छोटे छोटे कागज के बुरादों को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक शक्ति आ गई है। तो इस शक्ति का क्या नाम है, तो इस शक्ति का नाम है आवेश। और इस बल का क्या नाम है, इस बल का नाम है विद्युतीय बल। चूंकि ये आवेश स्थिर है इसलिए ये है स्थिर आवेश। तो ये है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे कि आवेश की परिभाषा पहले देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आवेश। इसकी परिभाषा तो बहुत है, लेकिन एक परिभाषा हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश, किसी वस्तु में अगर आवेश है तो वह विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, या कोई एक उत्पन्न कर सकता है। तो कौन सा आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो देखिए, अगर आवेश स्थिर है, मतलब स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो हमारा चैप्टर है स्थिर आवेश यानी स्थिर वैद्युतिकी। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद धारा विद्युत माने गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्थिर आवेश में 2 चैप्टर आते हैं, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, तथा दूसरा चैप्टर क्या है, विभव, विभवांतर तथा संधारित्र। उसके बाद हम लोग धारा विद्युत में चलेंगे। तो ये था आवेश का परिभाषा। या आवेश का एक और परिभाषा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आवेश की उत्पत्ति होती है। खैर, जो भी आपको आसान लगे। आगे देखिए, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा का एक सूत्र होता है आवेश बटा समय। तो उसी सूत्र से इसका सूत्र निकल गया कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक हो गया विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकेंड, यानी आवेश का ऐसा ही मात्रक हुआ एम्पियर गुने सेकेंड। इसी को कहा जाता है कूलॉम, यानी आवेश का ऐसा ही मात्रक हुआ कूलॉम। आगे हम लोग आवेश के अन्य मात्रकों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है। अभी मैंने बताया था आवेश का CGS मात्रक स्टैट कूलॉम होता है। जैसे लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, लेकिन लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है, उसी तरह आवेश का CGS मात्रक स्टैट कूलॉम होता है। तो एक सवाल पूछता है कि एक कूलॉम में कितना स्टेट कूलॉम होता है, या कूलॉम और स्टेट कूलॉम में क्या संबंध है। तो देखिए, एक कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। ठीक है, अगर इसी को हम चेंज करते हैं, यानी 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम इज इक्वल टू 1 कूलॉम,
तो एक स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा, एक स्टेट कूलम बराबर हो जाएगा 1/3 गुने 10 के पावर -9 स्टेट, सॉरी 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलम। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आवेश के अन्य मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम सबसे बड़ा मात्रक है। अब देखिए आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है 1 कूलम बराबर 1/10 EMU। ठीक है, ये इसमें संबंध है। आगे देखिए आवेश का अन्य छोटा मात्रक, क्योंकि 1 कूलम ही अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, तो छोटे आवेश के लिए क्या करेंगे, तो छोटे मात्रा के लिए आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मिली का मतलब क्या होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, नैनो का मतलब 10 के पावर -9, पिको का मतलब 10 के पावर -12। तो उसी तरह देखिए 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 1 गुने 10 के पावर -3 कूलम, और उससे भी छोटा मात्रक का आवश्यकता पड़ेगा तो माइक्रो, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 1 गुने 10 के पावर -6 कूलम, 1 नैनो कूलम 1 गुने 10 के पावर -9 कूलम। करने का मतलब पिको का जरूरत पड़ेगा तो पिको का, फेम्टो का जरूरत पड़ेगा तो फेम्टो का हम यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे आवेश का प्रकार। देखिए वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं पहले ही बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आवेश के प्रकार, तो अभी मैंने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इनका परिभाषा आप अपने से भी लिख सकते हैं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनावेशित होता है, जबकि जो ग्रहण करता है वह ऋणावेशित होता है। धनावेशित पदार्थ वह होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करने वाले पर धनी लोग त्याग करते हैं, और जो लेता है वो ऋणी होता है, ऋणावेश। ठीक है, अब हम लोग कन्फ्यूजन ये पैदा होता है लोगों में क्या कि जब 2 पदार्थों को आपस में हम घर्षण कराते हैं तो किस पर धन जाएगा और किस पर ऋण जाएगा। तो इसके एक चार्ट से समझते हैं कि किस पदार्थ पर धनावेश होगा तथा किस पदार्थ पर ऋणावेश होगा। देखिए विद्युत सारणी, एक सारणी मैंने बनाया है, तो देखिए इसको पढ़िए। 2 पदार्थों को आपस में रगड़ने पर सारणी में ऊपर रहने वाले पदार्थ पर धनावेश आएगा जबकि नीचे वाले पदार्थ पर ऋणावेश आएगा। जैसे अगर आप फ्लालेन और कांच को आपस में घर्षण कराते हैं, ऊपर वाले पर प्लस और नीचे वाले पर माइनस, यानी कांच पर प्लस होगा और फ्लालेन पर माइनस होगा। आप किसी को भी आप इसमें से तुलना कर सकते हैं। जैसे आपने सिल्क और रबर को आपस में रगड़ा, सिल्क ऊपर है तो इस पर प्लस और रबर नीचे है तो इस पर माइनस। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, नॉर्मली जो सवाल पूछा जाता है कि 2 पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो किस पदार्थ पर धनावेश होगा और किस पर ऋणावेश होगा। आइए देखते हैं। मूल आवेश, तो सबसे न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ पर या किसी कण पर सबसे छोटे, न्यूनतम यानी इससे जो उससे छोटा संभव ना हो, तो सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे छोटा इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ही मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए आवेशों का मूल गुण, तो समान आवेश के बीच विकर्षण तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। मतलब क्या, अगर धन और ऋण होंगे तो उनमें आकर्षण होगा, विपरीत में आकर्षण होगा, और समान में विकर्षण यानी प्रतिकर्षण होगा। ये प्रकृति का ही नियम है। समान चीजों में क्या होता है, विकर्षण होता है, असमान में आकर्षण होता है। प्लस प्लस एक दूसरे में सटेंगे नहीं बल्कि दूर भागेंगे, माइनस प्लस एक दूसरे में सटेंगे। तो ये हो गया आवेशों का मूल गुण। आगे देखते हैं आवेश का योग्यता, तो आवेशित पदार्थ में मूल आवेशों का योग आवेश की योग्यता कहलाता है। अभी मैंने बताया मूल आवेश क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे हम कहते हैं मूल आवेश। आवेशों का योग्यता
मतलब आवेशित पदार्थ में मूल आवेशों का योग आवेशों का योग्यता कहलाता है। मूल आवेश का मतलब मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो कोई पदार्थ आवेशित है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है या त्याग किया है, ठीक है। इसकी गणना ही आवेशों की योग्यता है, अर्थात आवेशों की योग्यता बराबर कुल आवेशों का योग। इस पर न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा और इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे न्यूमेरिकल साथ में बनाते चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।